इकोनॉमिक्स कर रहे थे हम। ठीक है, आज के कुछ टॉपिक हैं, क्या आप जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं तो पढ़े। ठीक है, भारतीय संविधान की धारा 112, ये मैंने बता रखा है, जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे वहाँ पे भी पढ़ेंगे। आर्टिकल 112 ये सेंटर के बजट के बारे में बताता है 112, और स्टेट के बजट के बारे में कौन बताता है? 202। तो 112 और आर्टिकल 202, भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 और भारतीय संविधान के आर्टिकल 202 को एक साथ याद करना है। 112 केंद्र के बजट के बारे में बताता है और 202 राज्य के बजट के बारे में बताता है। बजट का संवैधानिक नाम क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है लेदर बैग। इसका मतलब क्या होता है? चमड़े का थैला, क्योंकि कभी फ्रांस में चमड़े के थैले पे ले जाया जाता था बजट, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? बजट। भारतीय संविधान की धारा 112 में बजट का उल्लेख वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया है। आमतौर पर केंद्रीय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, फरवरी के अंतिम वर्तमान में प्रथम कार्य दिवस पर संसद में बजट पेश करते हैं। इस समय अब शुरू में ही कर दिया जाता है, फरवरी के बजट पेश किया जाता है। संतुलित बजट, बैलेंस बजट किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स में। तो सरकार द्वारा बढ़ते हुए व्ययों पर रोक लगाते हुए केवल उतना ही धन व्यय करने की नीति का अपनाया जाना जितनी उसकी कुल आय होती है। जितनी इनकम हो रही उतने ही एक्सपेंडिचर रखने हैं। ऐसे बजट को हम क्या बोलते हैं? संतुलित बजट बोलते हैं या बैलेंस बजट बोलते हैं। पीसीएस जैसी परीक्षाओं में 20 शब्दों में लिखना होता है खाली। आपसे खाली इतना क्वेश्चन पूछेगा, संतुलित बजट क्या है? बस आपने इतना लिखना, सरकार द्वारा बढ़ते हुए व्ययों पर, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर्स पर रोक लगाते हुए केवल उतना ही धन व्यय करने की नीति को अपनाया जाता है जितनी उसकी कुल आय होती है। बस इतना लिखना, 2 नंबर खरे मिल जाते हैं। घाटे का बजट, डेफिसिट बजट क्या होता है? ऐसा बजट जिसमें कुल मांग में वृद्धि करके देश में आर्थिक क्रियाओं को ऊंचा रखने के उद्देश्य से सरकारी व्यय करों से प्राप्त आय की तुलना में अधिक व्यय किया जाता है। ऐसा बजट जिसमें कुल मांग में वृद्धि करके, अब क्या क्या याद करना है? कुल मांग में वृद्धि करके, ये कीवर्ड है इसकी। जब आप इसको डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, कुल मांग में वृद्धि करके देश में आर्थिक क्रियाओं को ऊंचा रखने के उद्देश्य से, इस लाइन को फिर याद रखना आपने, आर्थिक क्रियाओं को ऊंचा रखने के उद्देश्य से सरकारी व्यय, अगला जो कीवर्ड है वो क्या है? सरकारी व्यय करों से प्राप्त आय की तुलना में अधिक व्यय किया जाता है। इतना लिखना है 20 शब्द। ठीक है, 2 नंबर। फिर अगला है आधिक्य का बजट। सरप्लस बजट किसे कहा जाता है? कुल मांग में कमी करने और आर्थिक क्रियाओं के स्तर को घटाने के उद्देश्य से विशेष रूप में मुद्रास्फीति के समय में सरकार द्वारा सरकार की आय को उसके व्यय की तुलना में अधिक रखा जाता है। इसमें जो मेन कीवर्ड दिख रहा है वो मुद्रास्फीति के समय या मुद्रास्फीति की स्थिति में, मुद्रास्फीति की। तो कुल मांग में कमी करने, धीरे धीरे पढ़ना है, धीरे धीरे ही समझ में आएगा आपको। कुल मांग में कमी करने और आर्थिक क्रियाओं के स्तर को घटाने के उद्देश्य से, ऊपर क्या पढ़ रहे थे हम? आर्थिक क्रियाओं को ऊंचा रखने के उद्देश्य से। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम? आर्थिक क्रियाओं को घटाने के उद्देश्य से। तो इन लाइनों को खास ध्यान देना है लिखते हुए आपने। आर्थिक क्रियाओं के स्तर को घटाने के उद्देश्य से विशेष रूप से, खासकर किस समय? मुद्रास्फीति की स्थिति में या मुद्रास्फीति के समय में सरकार द्वारा सरकार की आय को, उसके यानी इनकम को, उसके व्यय यानी एक्सपेंडिचर की तुलना में अधिक रखा जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? आधिक्य का बजट या सरप्लस बजट। अगला अंतरिम बजट। ये ऐसा क्यों हो रहा है? किसका फोन है? तो ये तो दिक्कत करेगा भाई। अंतरिम बजट। भारतीय संविधान में अंतरिम बजट जैसा कोई शब्द नहीं है। भारत में पहला अंतरिम बजट मोरारजी देसाई ने 1962-63 में पेश किया था। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में कुछ समय तक देश को चलाने के लिए खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकता है। भाई ये लाइन मेन है इसमें। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में कुछ समय तक, चुनाव होने वाले हैं, 2-3 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार बन सकती है या हो सकता है वही सरकार बने, लेकिन एक तरह से अगर वो भी बन रही है तो एक तरह से नई सरकार बनेगी, नए तरह से बनेगी, हो सकता है नया वित्त मंत्री बने। अंतरिम बजट चुनावी वर्ष में कुछ समय तक देश को चलाने के लिए खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकताएं हैं। क्या है?
खर्चों का इंतजाम करने की औपचारिकता है। इस बजट में कोई भी ऐसा फैसला नहीं किया जाता है जिसमें ऐसे नीतिगत फैसले हों जिसके लिए संसद की मंजूरी लेनी पड़े या फिर कानून में संशोधन करना पड़े, कानून में संशोधन की जरूरत हो। इसमें प्रत्यक्ष कर में कोई बदलाव नहीं किया जाता, डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया जाता। उसका टाइमिंग बढ़ाइए ऑफ होने का। अगला है वित्त विधेयक। अगला क्या है? वित्त विधेयक। जैसे ही बोलेगा फाइनेंस बिल तो वहां पे आर्टिकल 117 लिखना है आपने। क्या लिखना है? देखो, जब हम पॉलिटी पढ़ रहे होंगे ना तो वहां पे कुछ आर्टिकल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपका एक आर्टिकल 108 होता है, वो किसके लिए होता है? ज्वाइंट सेटिंग। किसके लिए? ज्वाइंट सेटिंग। मतलब 108 का मतलब हो गया कि अगर लोकसभा सहमत है, राज्यसभा सहमत नहीं है किसी मुद्दे पर, या राज्यसभा सहमत है, लोकसभा सहमत नहीं है, मतलब असहमति बन रही है, तो राष्ट्रपति क्या कर रहा है? ज्वाइंट सेटिंग बिठाता है। तो 108 का यूज करता हो। किसका करता है? दूसरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता है 110, धन विधेयक, मनी बिल। लाइन से लगे हुए 108, 110, 112, फिर बजट। ठीक है, 13, 14, 15, 16, 17 सब इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फिर अगर बहुत इंपॉर्टेंट बोलूं तो 117 क्या? वित्त विधेयक। 110 धन विधेयक, 117 वित्त विधेयक। ये बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो पॉलिटी में पढ़ेंगे अभी हम, याद करने हो। तो वित्त विधेयक क्या है? वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण के साथ साथ संसद के समक्ष प्रस्तुत ऐसा प्रस्ताव जिसमें नया कर लगाने, अब जो कीवर्ड है वो क्या है? ऐसा प्रस्ताव जिसमें नया कर लगाने, नए टैक्स को इंपोज कर रहे हैं, पुराने करों की दरों को घटाने, जो पुराने टैक्स थे उनके रेट को कम करने, बढ़ाने, घटाने, बढ़ाने, हटाने अथवा अन्य संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। सिर्फ इतना लिखने पर 2 नंबर मिलते हैं पीसीएस में। कितना लिखने पर? आप लोग बोलते ना पीसीएस बहुत टफ है, अब नहीं है, पहले था जब कोई लिमिट नहीं थी लिखने की, 8 में से 5 क्वेश्चन करने होते थे। अब तो जो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, ये 2-2 नंबर वाले, 4-4 नंबर वाले, इससे आप मतलब एक लेवल को क्रॉस कर देते हैं। क्या करते हैं? अब आपके पास चॉइस ज्यादा है। पहले चॉइस क्या होती थी? कम होती थी। 8 हैं, 5 करने, क्या करना है? अब क्या है? अब इतने सारे 15 क्वेश्चन तो यही होंगे, 30 नंबर तो यही होंगे। 8 या 10 क्वेश्चन आपके 4 नंबर के होंगे, है ना? तो वो चाहते हैं कि आप पास हो जाओ। 200 में से जहां आपके 70-80 क्रॉस हुए तो समझ लो एक टेंशन खत्म हो गई। क्या? क्योंकि हर एक पेपर में अलग अलग पास होना है। अब पास होना है तो आपको 7 या 21 लगभग 70 को क्रॉस करना है। आपने क्या करना है? 70 नंबर को क्रॉस करना है। 80 नंबर तो इन्हीं से आ जाते हैं। 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर को भी अगर आधा आधा भी लिखा आपने तो उतना आ गया। अब मेरिट में आना है तो बड़े क्वेश्चन होते हैं फिर। 16 पंजे 80 कितने? अब 16 पंजे 80 तो आएंगे नहीं। तो अगर मैं 13 चौको 52 बोल रहा हूं, कितना? तो सॉरी 13 पंजे, अगर 5 क्वेश्चन आपने बहुत बेहतरीन लिख दिए और उसमें 65 नंबर अगर आपके आ गए तो हो गया, बढ़िया हो गया। 8 6 कितना होता है? 60 ही नंबर आए। 8 से 14, 200 में से कुछ 40 नंबर बहुत अच्छे माने जाते हैं। समझ में आया? तो वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण के साथ साथ संसद के समक्ष प्रस्तुत ऐसा प्रस्ताव जिसमें नया कर, अब ये याद क्या करना? नया कर लगाने, पुराने करों की दरों को घटाने, बढ़ाने, हटाने, घटाने, बढ़ाने, हटाने अथवा अन्य संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं। क्लियर हो गया? अगला टॉपिक है अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट। ऊपर करो। वर्ष के बजट में उल्लिखित न की गई किसी सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है तो सरकार अनुच्छेद 115(1) ब्रैकेट में 9, ये ध्यान रखना है। मेन चीज जो याद रखनी है आपने, किसकी याद रखनी है? 115 ब्रैकेट में 1 लिखना है, फिर ब्रैकेट में 9 लिखना है। किसका है? अनुपूरक बजट का। किसका है आर्टिकल? सप्लीमेंट्री बजट का। भैया बजट में कुछ छूट गया, किसी चीज के बारे में नहीं लिखा, उसके लिए खर्चे की व्यवस्था नहीं की गई, तो वर्ष के बजट में उल्लिखित न की गई किसी सेवा पर खर्च की गई आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है, तो सरकार अनुच्छेद 115(1)(9) के अंतर्गत अनुपूरक बजट का अनुमान संसद में प्रस्तुत करती है, जिससे संसद स्वीकृति दे सकती है। रैमसे ने इष्टतम करारोपण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये अगला पॉइंट है, बस इतना लिखना आपने, अनुपूरक बजट में इतना लिखना है। ठीक है।
अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, इष्टतम करारोपण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आपने सिर्फ इतना याद रखना, रैमसे बोल दो या रैम से बोल दो। इष्टतम है ना, इष्टतम बोलते हैं शायद ऑप्टिमम को या मिनिमम को। देखिए जरा, इष्टतम करारोपण का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? आंसर रैमसे ने किया था। इष्टतम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? या रैमसे का निकाल दीजिए, अपने आप आ जाएगा। कौन सा प्रिंसिपल दिया उसने? ऑप्टिमम। ठीक है, ऑप्टिमम वर्ड यूज करेंगे यहां पर। अगला विनियोग विधेयक, विनियोग बिल, इसको बोलते हैं विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन देखा है मैंने ये मेंस में। कौन सा? विनियोग विधेयक। लिखना कितना है? छोटा सा। लोकसभा में बहस के बाद, आगे, बजट मांगों की स्वीकृति के उपरांत वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत एक प्रस्ताव जिसके पास होने के बाद ही इस पर ध्यान देना है, जिसके पास होने के बाद ही सरकार को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या समेकित कोष से खर्च करने की औपचारिक अधिकार प्राप्त होता है। क्या होता है? आपसे पूछेगा एप्रोप्रिएशन बिल क्यों जरूरी है? बोलना एप्रोप्रिएशन बिल इसलिए जरूरी है कि सरकार तब तक कंसोलिडेटेड फंड से पैसा खर्च नहीं कर सकती, जैसे बजट मांगों की स्वीकृति हो गई संसद में, ओके ठीक है भैया बजट अब खर्च करना है, पर ऐसे नहीं जाएंगे कि सीधे आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से क्या कर दिया, पैसा निकाल दिया। आपको क्या करना पड़ेगा? वित्त मंत्री द्वारा संसद में एक प्रस्ताव पेश करना होगा जिसके पास होने के बाद सरकार को समेकित कोष यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्च करने की औपचारिक अधिकार प्रदान। यानी अब पैसा कहां से निकालेगी सरकार? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की समेकित निधि से या भारत की संचित निधि से। तो वो अधिकार किससे मिलता है? इस एप्रोप्रिएशन बिल से मिलता है। बस इतना लिखना है, 2 नंबर। क्या समझ में आया? आपके प्री से ज्यादा आपके मेंस की तैयारी हो रही है और इसी तरह से पढ़ना चाहिए। वो जो क्वेश्चन लिखाते हैं, आंसर लिखाते हैं ना, उससे आप मेंस नहीं निकाल पाओगे कभी। जब आप इस तरह से पढ़ोगे आपका मेंस भी तैयार हो रहा है। बस घर में आपने क्या करना है, उसको रिवाइज करना है कम से कम 15-20 बार, ठीक है, और फिर बिना देखे लिखना है। अगला आगे धन विधेयक। अच्छा, एप्रोप्रिएशन बिल का जरा आर्टिकल बताइए। मैंने कहा आपको 112 से लेके 117 के बीच में सब इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। अब इसमें मुझे बताओ एप्रोप्रिएशन बिल का आर्टिकल कौन सा है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में हम जाते हैं? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? बता कहां रहे हो? आप तो कह रहे हो कि 114 ऐसे करके बोले ना, 114 साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसका मतलब क्या हुआ? आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। इंटरव्यू में कभी भी ऐसे आंसर मत देना। जब आप आंसर देते हैं तो कई बार क्या होता है, ये ध्यान रखना, कई बार आपने कॉन्फिडेंस के साथ गलत आंसर दे दिया। कई बार क्या होता है, पूछने वाला भी ना, उसको भी पता नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं लेकिन, और हो सकता है उसको उत्तर पता हो, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को देख के एक बार के लिए क्या वो डगमगा सकता है। जहां वो डगमगाया तो समझ लो आप कॉन्फिडेंस की क्या होगी, नंबर मिलेंगे आपके कॉन्फिडेंस में। धन विधेयक, मनी बिल, कर लगाने, समाप्त करने या बदलने, कर लगाने, समाप्त करने या बदलने। एक इंटरव्यू था, उसमें एक्सपर्ट आ रखे थे मैथमेटिक्स के, लोक सेवा आयोग में इंटरव्यू था। एक्सपर्ट ने पूछा इसकी प्रायिकता क्या निकलेगी, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? और कमाल की बात है कि इतने बढ़िया जगह से, मतलब इतने सम्मानित संस्थान से आए हुए एक एक्सपर्ट, और पता नहीं क्या हो गया, होता है एक एज ऐसी आती है, लगभग 60 साल के रहे होंगे या 65 साल के रहे होंगे, जो भी रहे होंगे, हो सकता है कि उम्र की वजह से ऐसा हो। उन्होंने जो प्रायिकता निकाली वो लगभग बटे में निकाली, अपॉन में, और वो जैसे उनका आंसर ऐसा आता 3/2। तो आपने जब आंसर देना ना तो बड़े सम्मान के साथ देना है कि सर मैंने जो पढ़ा है उसमें मुझे ये पता है कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, और 3/2 को जब हम कर रहे हैं तो वो 1 पॉइंट समथिंग में आ रही है। तो मतलब मेरा ज्ञान मुझे ये बता रहा है कि क्या कि प्रायिकता इतनी नहीं हो सकती है। मैं एक बार और देख लेता हूँ क्या।
अपना आंसर, जबकि मुझे पता है मेरा आंसर सही है, लेकिन सामने झुक के बोल रहा है। आपने बोल दिया कि आप एक्सपर्ट हो, आप ही की ये प्रायिकता गलत निकल रही, तो हो गया फिर तो काम। क्योंकि पूरे सदस्य बैठे हुए हैं, उन सदस्यों के सामने उनको डिग्रेड नहीं करना है ना। तो हो सकता है एज की वजह से उनकी प्रायिकता क्या हो गई हो, प्रोबेबिलिटी हो सकता है 2/3 बोलना चाह रहे हो लेकिन 3/2 बोल दिया, है ना, जो भी है। तो कर लगाने, समाप्त करने, बदलने, समेकित निधि तथा आकस्मिक निधि का संरक्षण। धन विधेयक क्या है? धन विधेयक की परिभाषा जो है 110 में है। आर्टिकल 110 को आप एज इट इज, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसको कॉपी पेस्ट कर दो। क्या कर दो? क्यों? क्योंकि कुछ शब्द उसमें ऐसे हैं जो बहुत टफ है। क्या है? टफ है। उसको आसान भाषा में लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि छोटे में अगर पूछेगा, 20 शब्दों में पूछेगा, तो धन विधेयक को तो भाई मतलब एक पेज, किताब का एक पेज धन विधेयक की परिभाषा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट। तो धन विधेयक जो है आपका 8 नंबर में भी पूछ सकता है। 8 नंबर में आएगा तो कॉपी पेस्ट कर दो, और अगर आपका छोटे में आया तो शॉर्ट में लिखना आपने, कर लगाने, यानी अगर कोई नया टैक्स इंपोज करना है, कर को समाप्त करने, पुराने कर को समाप्त करने या बदलने। भाई पहले के कर को बदलकर हमने जीएसटी लेके आए, बदलने। समेकित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तथा आकस्मिक निधि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया का संरक्षण, उनमें पैसा डालना या निकालना, इन दोनों में। अब जब डिटेल में पढ़ेंगे ना हम, तो इसका पॉइंट अलग होगा। 112 का जैसे 2, 3 में लिखा होगा, 4 में लिखा होगा अलग अलग, लेकिन इसने मिला के लिख दिया। समेकित निधि और आकस्मिक निधि को, दोनों को क्या कर दिया, 2 पॉइंट अलग अलग थे, लेकिन उन दोनों को क्या कर दिया उसने, एक मिला के लिख दिया। समेकित निधि तथा आकस्मिक निधि का संरक्षण, उनमें पैसा डालना, जमा करना, या उसमें से पैसा निकालना। समेकित निधि में से धन का विनियोग, एप्रोप्रिएशन, धन का, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से धन का विनियोग, जैसे किसी भी विषय से संबंधित प्रस्ताव क्या कहलाते हैं? धन विधेयक कहलाते हैं। इस विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। क्या होता है? क्यों होता है बाध्य? देखो, अगर इसमें ना 2-3 क्वेश्चन पूछता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? क्योंकि ये इंट्रोड्यूस कहां होता है? लोकसभा में होता है। लोकसभा अध्यक्ष जो धन विधेयक होगा ना, उसके बाहर लिखेगा धन विधेयक और नीचे साइन करेगा आपने। क्या करेगा? ताकि जब वो राष्ट्रपति की टेबल पर जाए, तो राष्ट्रपति जब फाइलें देखता है, साइन होते हैं, तो धन विधेयक को कम से कम ना छोड़े। धन विधेयक पर उसको साइन करने ही होते हैं। और क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने लिखा हुआ है कि धन विधेयक, और नीचे अपने साइन कर रखे हैं, इसका मतलब राष्ट्रपति को उस पर साइन करना है। इसलिए इसमें लिखा हुआ है इस विधेयक को राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन अगर इसमें बीच में एक कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, तो अगर संसद में हम तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, और अगर हम विधानमंडल में हैं तो वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? विधानसभा अध्यक्ष बताएगा मनी बिल, और जो मनी बिल राज्य का होगा उस पर राज्यपाल को साइन करने पड़ेंगे। केंद्र वाला जो मनी बिल होगा उस पर राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। समझ में आ गया? बहुत आसान चीजें हैं भाई, पता नहीं क्यों लोगों ने कठिन बना रखा। झारखंड पीसीएस में पूछा हो। अच्छा, ये ऊपर वाला है। अगला, अनुपूरक मांगे क्या होती है? लोकसभा द्वारा पास किए गए बजट की राशि कम पड़ जाने पर, अब देखो इसमें जो कीवर्ड है ना, उसको पकड़ना आपने, कम पड़ जाने पर। जब भी आपके पास ना अनुपूरक मांगे आएंगी ना, कम पड़ गया भाई, घर में भी तो होता है कई बार, खर्चा कम पड़ जाता है, तब क्या करोगे? तो लोकसभा द्वारा पास किए गए बजट की राशि कम पड़ जाने पर अथवा किसी नए कार्यक्रम को शुरू करने हेतु अतिरिक्त धन की मांग क्या कहलाती है? अनुपूरक मांग कहलाती है। घर में भी होता है। घर में आपको पॉकेट मनी मिला, माना कितना मिलता है? हाँ, अरे फिक्स मतलब लगभग कितना, लाख रुपए? हाँ, 1000 रुपये बोलो ना फिर। जैसे हमें स्कूल जाते हुए कितने मिलते थे? 1 रुपये मिलते थे। अब 1 रुपये मिलते थे जब स्कूलिंग टाइम में बता रहा हूँ, तो उसमें क्या करना था कि कई चीज़ें खानी होती थी। अब माना एक फ्रेंड आ गया, एक्स्ट्रा मांग आ गई, और वो अपेक्षा कर रहा है कि मैं ही खिलाऊं, तो हो गया ना एक, क्या राशि कम पड़ गई, या नए कार्यक्रम को शुरू करना है, उसको जिमाना है, जो एक नया नग आया है ना, तो उसके लिए क्या हो गया? कम पड़ गई राशि। मिल बांट के खाते थे,
ठीक है। बर्फ का गोला आता था 1 रुपए में, अब कितने का है? 20 रुपए का है बर्फ का गोला। चल, महंगाई हो गई, मतलब इन्फ्लेशन है। अब तो 1 रुपए में आता था पहले। चलो जी, और जो आनंद उस बर्फ के गोले में था ना, 5 स्टार होटलों में खाना खा चुके हैं, वो मजा उस आइसक्रीम में नहीं है, बड़ी बड़ी, जो उस बर्फ के गोले में था 1 रुपए वाले में। हाँ, वही कह रहा हूँ। और उसमें मीठा नहीं होता है, मीठा ही नहीं होता। होटल ताज आगरा में मैं गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मिलेनियर हूँ, था फ्रेंड सर्किल था, कोई मैनेजर था, उसने इनवाइट किया, गए, उसने कहा कि ये हमारे यहाँ की सबसे अच्छी क्या है, डिश है। और रसगुल्ला, सफ़ेद वाला क्या बोलते हैं उसको, रसगुल्ला, बड़ा सा था। मैंने खाया, उससे पूछा कैसा है, बढ़िया नहीं है। क्यों? मैंने मीठा ही नहीं है। उसने कहा बड़े लोग ऐसे ही खाते हैं। तो मैंने कहा हमें नहीं बनना बड़ा, हम ऐसे ही ठीक है। मैंने बिना मिठाई के जीवन है क्या कोई? बिना मीठे के जीवन है? फिजिकल है? अरे मत खाओ मीठा, मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन इतना वर्कआउट करो कि चाशनी भी पियो तो कोई फर्क ना पड़े। मैं मेरठ गया शादी में, वहाँ शादी में वो गुलाब जामुन खत्म हो गए, उसके बाद लोगों ने 3-3 गिलास पिए। मैंने कहा ये तो मर जाएंगे सुबह तक। मैंने वो बात की, मैंने कहा तो मर जाएंगे सुबह तक, 3-3 गिलास चाशनी पी रहे हैं। उन्होंने कहा ये 20-20 किलोमीटर तक भागते हैं सुबह खेतों में, खेती करते हैं दिन भर, इन्हें कुछ नहीं होने वाला। वह है जीवन। चाशनी पी रहे हैं, वो भी क्या, और चाशनी पी इसलिए रहे हैं क्योंकि उनकी बॉडी मांग रही है। नहीं समझ में आया? शहर के बच्चे पी ले सुबह तक, ना उनका शुगर लेवल हाई हो जाए, इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, कौन से, हाँ, इंसुलिन के। तो बजट सरकार की राजकोष, मतलब वो जितना खाते हैं उससे ज्यादा बर्न करते हैं, कई ज्यादा। तो बजट सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है, ठीक है। वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑन क्रेडिट, ये क्या होता है? अच्छा, ये भी आपको 112 से 117 के बीच में मिलेंगे। बताओ कौन सा आर्टिकल है? वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑन अकाउंट। देखो एक साथ होगा, वोट ऑन क्रेडिट, वोट ऑन अकाउंट। देखिए कौन सा आर्टिकल है? 116 में है। क्या क्या है? वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट। अब क्या होता है, कई बार खाली पूछता है वोट ऑन क्रेडिट किस आर्टिकल में है, तब क्या बोलना है आपने? 116। कभी कभी बोलता है वोट ऑन अकाउंट कौन सा आर्टिकल में है, तब भी आपने बोलना है 116। कभी कभी बोलता है एक्सेप्शनल ग्रांट किस में है, इसको हिंदी में बोलते हैं लेखानुदान, अपवादानुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। सुनने में बहुत गंदा लग रहा है ये, लेखानुदान, अपवादानुदान, प्रत्यानुदान, लेकिन भाई ये मेंस का क्वेश्चन है। क्या है? मेंस का क्वेश्चन है। अब तीनों का आर्टिकल जो है वो क्या है? 116 है। और तीनों को वो कई बार अलग अलग करके पूछता है। एक बार पूछेगा लेखानुदान, एक बार पूछेगा प्रत्यानुदान, एक बार पूछेगा वो अपवादानुदान। तो अपवादानुदान, अपवाद, एक्सेप्शनल ग्रांट, एक्सेप्शनल ग्रांट, ये हो गया वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट, इससे पहले वाला जो है। तो वोट ऑन क्रेडिट क्या हुआ? राष्ट्रीय संकट जैसे समय में, राष्ट्रीय संकट, क्या शब्द यूज किया गया यहां पर? जैसे ही वोट ऑन क्रेडिट आपको लिखने के लिए आता, सबसे पहला वर्ड जो आपने याद रखना, राष्ट्रीय संकट। जैसे समय में धन की स्वीकृति का प्रस्ताव जिसके बारे में सरकार विवरण अथवा तर्क देना उचित नहीं समझती। एक बात बताओ, संकट आ रखा है, तब क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई ये पैसा क्यों वो किया जा रहा है खर्चे के लिए? संकट है, क्या है? राष्ट्रीय संकट है। समझ में आया? प्रभु करो कुछ उद्धार। अच्छा, आगे है लेखानुदान, वोट ऑन अकाउंट। अब ये वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? लेखानुदान साल के बीच में पेश होता है। वर्ष, साल वर्ड अच्छा नहीं होता है, वर्ष जो होता है हिंदी में अच्छा होता है। वर्ष के बीच में पेश होता है, लेकिन इसमें सिर्फ खर्चों के बारे में बताया जाता है, ना कि आय के बारे में।
खर्चों के बारे में बताया जाता है, आय के बारे में नहीं। ये कीवर्ड है। और एक वर्ड वर्ष के बीच में पेश होता है। वर्ष 1951 में पहला लेखानुदान पेश किया गया था। लेखानुदान एक तरह का बजट है जिसे किसी युद्ध, आपदा या फिर चुनाव जैसी विशिष्ट परिस्थितियों में पेश किया जाता है। इसके तहत सरकारी खर्चों के लिए भारत की संचित निधि से धन की व्यवस्था की जाती है। कहां से? भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और क्या आर्टिकल बता रखा मैंने? 266 कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स और नहीं, कंटीजेंसी का 267 है। एक और होता है उसमें, पब्लिक अकाउंट। क्या होता है? ये तीनों जो चीजें हैं ये किसमें? 266 में है। 267 में कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आकस्मिक निधि। देश की भी आकस्मिक निधि 267 में है, राज्य की आकस्मिक निधि भी किसमें? 267 में। चलो जी, तो संचित निधि से धन की व्यवस्था की जाती है। सामान्यतः इस बजट की वैधता 2 माह होती है। इस बजट की वैधता कितनी होती है? आंसर 2 माह होती है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? वोट ऑन अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पूछेगा वोट ऑन अकाउंट की वैधता कितनी होती है? आंसर 2 माह होती है, लेकिन इसे अधिकतम 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। कितनी होती है, कितनी बढ़ाई जा सकती है? 2 माह होती है, 6 माह तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगला कटौती प्रस्ताव, कट मोशन। अब सुनने में फिर बड़ा अजीब सा लग रहा हो, कटौती ये क्या चीज हुई, है ना? मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये तो सुना था, पर ये कटौती कहां से आ गई संविधान में? एक कटौती वो होती है जिसमें एक बर्तन होता है जिसमें चमड़ा काटा जाता है ना? मन चंगा तो कटौती में गंगा। कौन थे? संत रविदास थे। गंगा को ले आए थे अपनी कटौती में। किसमें? जिसमें पानी होता है ना रखा हुआ, एक छोटा सा बर्तन सा होता है उसमें। तो किसी ने बोला तो उन्होंने गंगा के दर्शन करा दिए उसमें। ऐसे संत भी हुए इस देश में, संत रविदास जैसे। तो अब ये क्या कटौती प्रस्ताव दिखने में, मैंने कहा अजीब सा लग रहा है, सुनने में भी अजीब सा लग रहा होगा कट मोशन, लेकिन सरकारें गिर जाती हैं इसकी वजह से। क्या होती है? प्रधानमंत्री सहित कई बार संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है अगर कटौती प्रस्ताव क्या हो गया, पास हो गया। तो अभी आप पढ़ेंगे आप कितने प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। उनमें से कौन सा कटौती प्रस्ताव ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है अगर वो पास हो गया तो? और होता कुछ नहीं है, बहुत छोटी छोटी कटौतियां, 1 रुपए की कटौती, 100 रुपए की कटौती। तो माना वो प्रस्ताव पास हो गया तो ये माना जाता है भाई 1 रुपए की कटौती कर रहे हैं, माना हम, या 100 रुपए की कटौती कर रहे हैं। तो अगर वो पास हो गया इसका मतलब सरकार के साथ जो लोग बैठे हैं ना, आप बहुमत में हो, इसका मतलब आपके लोग आपके साथ नहीं है, इसका मतलब आपको सरकार में बैठने का कोई, समझ में आया? तो हमें क्या करना, पॉलिटी में वहां पर याद करना जहां पर प्रधानमंत्री से संपूर्ण मंत्री परिषद त्याग पत्र देती है किसी बिल के पास होने पर, किसी प्रस्ताव के पास होने पर। तो उनमें से कटौती प्रस्ताव होती है। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखना, प्रस्तावित मांग को अधिक बताते हुए उसमें कमी करने का सुझाव, जो नीति संबंधी कटौती, नीति की आलोचना विषयक, मितव्ययिता संबंधी कटौती, सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता विषयक, अथवा सांकेतिक कटौती का प्रस्ताव सरकारी निंदा का विषय हो सकता है। दरअसल इसने इतने में ही 3 प्रकार के कटौती प्रस्ताव बता दिए। 3 प्रकार की कटौती की जाती है। एक में जो सरकार की नीति होती है उसकी आलोचना की जाती है। क्या की जाती है? कटौती करते हैं, बजट में किया जाता है। जैसे मैंने 1 रुपए की कर दी, 100 रुपए की कर दी, है ना? वो डिटेल में पढ़ेंगे हम पॉलिटी में। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अगर वो पास हो गया इसका मतलब सरकार की नीतियां क्या है? गलत है। सरकार की नीति क्या है? गलत है। मितव्ययिता संबंधी कटौती, यानी सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता, मितव्ययिता मतलब कम खर्च, मितव्ययी, सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता विषयक, यानी जो सरकार ने खर्चा किया ना, ज्यादा खर्चा कर दिया, तो कौन बोलेगा? विपक्ष बोलेगा भाई ज्यादा खर्चा कर दिया आपने, और वो पास हो गया अगर, तो इसका मतलब क्या हुआ? सरकार के लोग भी मानते हैं इस बात को कि हाँ जी ज्यादा खर्चा किया है सार्वजनिक व्यय में, तो इसका मतलब गड़बड़ हो गया। समझ में आ रहा है? तो दूसरे प्रकार की कटौती में क्या करते हैं? सार्वजनिक व्यय में मितव्ययिता विषयक। और तीसरी जो हो गई वो क्या हो गया? सांकेतिक कटौती। सरकार की निंदा की जाती है इसमें। क्या की जाती है? सरकार। और तीनों प्रकार के कटौती प्रस्ताव सरकार के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं।
क्या होते हैं? तीनों प्रकार के कटौती प्रस्ताव सरकार के लिए अच्छे नहीं होते हैं। उनमें से एक ऐसा होगा, एक मतलब कुछ ऐसे होंगे जिसमें त्यागपत्र देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को पास होने पर कटौती प्रस्ताव। तो मैंने कहा 20 शब्दों में पूछा, तो बस आपने ये बोला प्रस्तावित मांग, जो मांग प्रस्तावित की गई है बजट में को अधिक बताते हुए। कौन बता रहा है? विपक्ष बताएगा कि भाई ज्यादा है ये। तो प्रस्तावित मांग को अधिक बताते हुए उसमें कमी करने का सुझाव किसने दिया? विपक्ष ने दिया। जो नीति संबंधी, अब कितने प्रकार के सुझाव? तो 3 प्रकार की कटौती हो गई। एक में बोलेगा नीति, आपकी नीति गलत है। एक में बोलेगा सार्वजनिक व्यय में आपने मितव्ययिता किया, मितव्ययी हो आप। और तीसरे में आप निंदा करेगा सरकार की। तो 3 प्रकार से विपक्ष क्या करेगा? ये लेके आएगा। और क्या होगा? अगर ये पास हो गया तो ये अच्छा नहीं है सरकार के लिए। इतना क्लियर हो गया? अगला है मतदान अयोग्य मदे। मतदान अयोग्य मदे, नॉन वोटेबल एक्सपेंडिचर्स। नॉन वोटेबल, भारत की समेकित निधि में से व्यय किए जाने वाले ऐसे खर्चों की मदें जिनमें राष्ट्र, अब कुछ देखो भारत की संचित निधि पर कौन कौन से व्यय भारित हैं, कौन कौन से व्यय भारित हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन आएगा आप पर। 8 नंबर का आ सकता है। कितने का? तो जब आप आर्टिकल 112 पढ़ रहे होंगे तो बजट पढ़ेंगे। 112 के कुछ खंड होते हैं, खंड 1, खंड 2, खंड 3। तो उसी में पढ़ेंगे आप कि कौन कौन सी मदें, कौन कौन से खर्चे ऐसे हैं जो कि भारत की संचित निधि पर भारित हैं, यानी भारत की संचित निधि से निकाल कर दिए जाएंगे वो। अब वो क्या क्या होते हैं? राष्ट्रपति का वेतन, क्या होता है? राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आदि के वेतन भत्ते आदि शामिल होते हैं। इसके संबंध में लोकसभा के सम्मुख मांगे पेश नहीं की जाती। ये होने हैं तो होने ही हैं। ये माना जाता है कि इस पर कोई मतदान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का वेतन तो रोक नहीं सकते। साफ साफ लिखा हुआ है कि उसकी नियुक्ति के बाद मतलब उसका वेतन नहीं काट सकते, और उसका जो वेतन होगा वो उस पर आयकर भी नहीं लगेगा। सबसे ऊंचा वेतन किसका होता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया का होता है। किसका? राष्ट्रपति का। कितना होता है? 5 लाख रुपए। और 12 पंजे 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए तो उन्हें तनख्वाह मिल रही है 1 साल की। और तनख्वाह तो कुछ भी नहीं है। राष्ट्रपति भवन का किराया कितना होगा? अगर माना कोई किराए पर लेगा, और वो अंगरक्षक दाढ़ी वाले जो घुड़सवार कैवलरी है वो, और साथ में इतना बड़ा कर्मचारी, और साथ में वो जो क्या नाम चेंज हो गया, मुगल गार्डन का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? राष्ट्रपति के भवन के अंदर गार्डन ही गार्डन में पता नहीं कितने माली लगे हुए। मुगल गार्डन का नाम देखना, पहले मुगल गार्डन बोलते थे उसको, अब क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति भवन में। फरवरी मार्च में आप जा सकते हैं, वहां पास मिलते हैं। मुगल गार्डन का नाम चेंज हो गया है। अगर ऐसे खर्चे निकालने लगे हैं तो करोड़ों रुपए खर्चे हैं राष्ट्रपति के 1 महीने के। उनकी विदेश यात्राएं, जगह जगह की यात्राएं। अमृत उद्यान, क्या नाम हो गया उसका? अमृत उद्यान हो गया। तो मैं ये बोल रहा हूं कि वो इनकम टैक्स नहीं पड़ता है उस पर, और इसी को बोलते हैं क्या? विशेषाधिकार। क्या बोलते हैं? समझ में आया? राज्यपालों के विशेषाधिकार, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार, राजदूत जो होते हैं इस देश में, एम्बेसडर जो होते हैं, हाई कमिश्नर जो होते हैं, उनके विशेषाधिकार, है ना। मैंने 2 वर्ड यूज किए, एम्बेसडर और हाई कमिश्नर। क्या अंतर होता है दोनों में? जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज होंगी उसमें हाई कमिश्नर होंगे, जो कॉमनवेल्थ कंट्री नहीं होंगी वहां एम्बेसडर कहेंगे हम। हमारे यहाँ से जब जाएगा दोनों ही IFS होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग होंगे, लेकिन कहीं पर उन्हें हाई कमिश्नर बोल रहे होंगे। जैसे पाकिस्तान में हमारा हाई कमिश्नर, क्या बोल रहे होंगे? पाकिस्तान में हमारा हाई कमिश्नर। लेकिन अगर कोई देश होगा यूरोप का जो कभी ब्रिटेन का क्या नहीं रहा, अधीन नहीं रहा, तो उसको बोलेंगे वहां का एम्बेसडर। क्या बोलेंगे? एम्बेसडर। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज में वो देश आते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। क्या रहे हैं? उपनिवेश समझते हो? ब्रिटेन के अधीन रहे हैं जो। चलो आगे बढ़ो भाई। खत्म? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिसने ये सीख लिया समझ लो उसने बजट सीख लिया। क्या सीख लिया?
जिसने ये सीख लिया उसने बजट सीख लिया पूरा। लेकिन सीखना आसान है, थोड़ा याद करना क्या है कठिन है, परेशान करेगा आपको ये बजट, ये घाटा। भाई घाटा क्या होता है? जब प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, प्राप्तियां माइनस, थोड़ा ऊपर करना, इधर करना, पूरा है ये, हाँ पहला नंबर क्या है ना, बजटरी डेफिसिट किसे बोलेंगे? कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, कुल प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। कुल प्राप्तियों में क्या क्या आता है? राजस्व प्राप्तियां आती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां आती हैं। ये पढ़ चुके हो आप, बजट में समझा चुका हूं मैं, पुरानी वीडियो देखिएगा। इसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स, और उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, एक फिर वहां हो गया कुल व्यय जो हो गया, आयोजना भिन्न व्यय और आयोजना व्यय। एक होता है नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक होता है प्लान्ड एक्सपेंडिचर। इसको जब हमने खोला, ऐसे कहा हमने, फिर दोबारा इसको फिर और खोला हमने, इसको कि राजस्व प्राप्तियां क्या हुई। प्रभु कृपा करो, हाँ, तो कर राजस्व प्लस कर भिन्न राजस्व। एक तो सरकार ने टैक्स लगाकर रेवेन्यू कलेक्ट किया, एक बिना टैक्स लगाकर रेवेन्यू कलेक्ट किया, पोस्ट ऑफिस से, रेलवे से किया ना। तो एक हो गया कर राजस्व, एक हो गया कर भिन्न राजस्व। अब पूंजीगत प्राप्तियों में क्या किया? ऋणों की वसूली की सरकार ने, अन्य प्राप्तियां उधार दे रखा था, और अन्य देयताएं, अन्य लाइबिलिटीज किया ना। तो ये इसको खोला उसने पूंजीगत प्राप्तियों में। फिर आयोजना भिन्न व्यय में, राजस्व खाते पर आयोजना भिन्न व्यय प्लस पूंजी खाते पर आयोजना भिन्न व्यय, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। फिर आयोजना व्यय, प्लान्ड एक्सपेंडिचर को फिर वही राजस्व खाते पर प्लान्ड एक्सपेंडिचर, पूंजी खाते पर प्लान्ड एक्सपेंडिचर। वह वही है, बहुत आसान है। बस दिखने में क्या करता है वो, ऐसा लगता है पता नहीं क्या है ये। समझ में आया? कभी कभी हम हाथी से डर जाते हैं। किससे? हाथी उतना खतरनाक नहीं है जितना मच्छर है डेंगू का। देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मैथमेटिक्स में भी कई बार लंबा सा क्वेश्चन होता है, उसको देख के डर जाते हैं, ये पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, है ना। और पता चला उसमें x² / 100 वाला फॉर्मूला लग रहा कि पहले मतलब कोई चीज खरीदी, इतने करोड़ में खरीदी, पहले वाले घर पे हमें 20% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे वाले में हमें 20% का लॉस हुआ। अब बताओ पूरे उसमें क्या, पूरा ओवरऑल जो हुआ हमें क्या हुआ? तो लॉस हुआ, x² / 100 कर दो और 4% का लॉस हुआ। 20² / 100, 20% की 400, 400 काटा हमने 100 से, 4 आ गया, 4% का लॉस हो है। लॉस होगा हमेशा नौजवान, पक्का। इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमेशा लॉस होगा कि एक मद पर 20% का प्रॉफिट हुआ, 1% पर 20% का लॉस हुआ। मतलब एक मद को 20% प्रॉफिट पर बेचा, 1% एक को 20% लॉस पर बेचा, टोटल क्या हुआ? आंसर माइनस लॉस हुआ हमेशा 4% का। तो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा था, करोड़ों में उसकी डिजिट थी, उसको देख के डर गया। और कई बार क्या होता है, छोटा सा क्वेश्चन होता है मैथ्स का, अरे भाई तोते उड़ जाते हैं, निकलता ही नहीं आंसर, है ना। ऐसे ही ये भी है, दिखने में बड़ा लग रहा है कुछ नहीं, बजट समझ में आ गया। राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय। कर राजस्व, अब राजस्व प्राप्तियां क्या? कर राजस्व, कर भिन्न राजस्व माइनस राजस्व व्यय क्या? राजस्व खाते पर आयोजना भिन्न व्यय प्लस राजस्व खाते पर आयोजना व्यय, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अगला राजकोषीय घाटा क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट होता है बजटीय घाटा प्लस उधार और अन्य देयताएं, देयताएं बोलते हैं लायबिलिटीज को, किसको बोलते हैं? अब क्या करेगा? बजटीय घाटे को खोलेगा, वो क्या करेगा? एक्सप्लेन करेगा कि बजटीय घाटा मतलब राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस कुल व्यय, माइनस कुल व्यय। ठीक है, फिर और खोलेगा राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व प्लस कर भिन्न राजस्व प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस आयोजना भिन्न व्यय प्लस आयोजना व्यय। उसी को खोल रहा है, इनको खोल रहा है, जो हमने ऊपर पढ़ा उसी को खोल के उनकी वैल्यू रख रहा है यहां पर एक तरह से। फिर इसको खोलेगा, ये समझ में आ रहा है ना आपके? कर राजस्व प्लस कर भिन्न राजस्व, कर राजस्व को खोला तो कर राजस्व प्लस कर भिन्न राजस्व प्लस फिर ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस
फिर आयोजना भिन्न व्यय को बोल रहा है कि राजस्व खाते पर आयोजना भिन्न व्यय प्लस पूंजी खाते पर, ये गलत लगा रखा है यहाँ पे ब्रैकेट, आयोजना भिन्न व्यय प्लस राजस्व खाते पर आयोजना व्यय प्लस पूंजी खाते पर आयोजना व्यय प्लस पूंजी खाते पर आयोजना व्यय, आयोजना। समझ में आ रहा है? फिर इसको खोला, तो बस कुछ नहीं करना है, इसको पढ़ते हुए चलो, अपने आप समझ में आएगा आपके कि क्या बोलना चाह रहा है। आगे ऊपर कीजिए, प्राथमिक घाटा। हमारे काम का इतना ही है बस, वैसे अगर देखा जाए कि प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज की अदायगियां ही क्या कहलाती है। राजकोषीय घाटे में से अगर हम फिस्कल डिफिसिट में से अगर ब्याज की अदायगियां घटा दें तो वो क्या है, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। अब फिर इसको खोलेगा वो, आप इसको खोलते रहिए, घर में उसको याद करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तो आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा। आईएएस में पूछा जा चुका है प्राथमिक घाटा। मौद्रिकृत घाटा, मोनेटाइज डेफिसिट क्या होता है, केंद्र सरकार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की निबल साख, नेट आरबीआई क्रेडिट में होने वाली वृद्धि, उसको खोलेगा। फिर भारतीय रिजर्व बैंक के बकाया ट्रेजरी बिलों, होल्डिंग्स ऑफ ट्रेजरी बिल्स ऑफ आरबीआई की शुद्ध वृद्धि प्लस सरकार की बाजार उधार में रिजर्व बैंक का योगदान। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? बस अब आपने इनकम टैक्स पढ़ना है, टाइम है, इसको इतना ही रखो।